हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 15 अगस्त 2021, यानी आज है भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को किया संबोधित। नीलामी में बिका भगोड़े कारोबारी विजय माल्या का किंगफिशर हाउस। टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत पर 27 रन की बढ़त बना इंग्लैंड हुआ ऑल आउट। हेरा फेरी के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला और डायरेक्टर प्रियदर्शन के बीच हुआ विवाद और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। आज हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, पर क्या आप जानते हैं हम अकेले नहीं हैं जो आज के दिन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। दुनिया में 5 और ऐसे देश हैं जो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ये देश हैं नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, बहरीन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और लिechtenstein। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया। सबसे पहले उन्होंने देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं दी। कहा कि यह दिन हम सभी के लिए बहुत हर्ष और उल्लास का दिन है। इस साल के स्वाधीनता दिवस का खास महत्व है क्योंकि इसी साल से हम सब अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कई पीढ़ियों के ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष से हमारी आज़ादी का सपना साकार हुआ था। उन सभी ने त्याग और बलिदान के अनूठे उदाहरण पेश किए। मैं उन सभी अमर सेनानियों की पावन स्मृति को नमन करता हूं। राष्ट्रपति ने इस दौरान टोक्यो ओलंपिक की कामयाबी, कोरोना से उपजे संकट, किसान और वैक्सीनेशन अभियान पर भी बात की। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की कामयाबी पर बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं हर माता पिता से गुजारिश करता हूं कि वे अपने बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दें। इसके अलावा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की। मोदी ने ट्वीट करके कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। आज स्वतंत्रता दिवस पर 1380 पुलिसकर्मी सम्मानित होंगे। इनमें चीन से लोहा लेने वाले आईटीबीपी के 20 जवान भी शामिल हैं। इसके अलावा सेना के 6 जवानों को आज देश के तीसरे सबसे बड़े वीरता पदक यानी शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, भारत के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले हिंदी न्यूज पॉडकास्ट में से एक आज का अखबार को अब आप आसानी से अपने टेलीग्राम ऐप में पा सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल आज का अखबार को टेलीग्राम पर सर्च कर या नीचे कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर ज्वाइन करना होगा। इसके बाद आपको दिन भर जरूरी खबरों की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 38,750 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 477 लोगों की जान गई, जबकि 35,740 संक्रमितों ने इस बीमारी को मात दी। ठीक होने वालों का आंकड़ा 21 दिन में सबसे कम है। भारत सरकार बीमारियों से पीड़ित 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन जल्द शुरू कर सकती है। हालांकि पूरी तरह से स्वस्थ बच्चों को फिलहाल इसका फायदा मिलने की उम्मीद नहीं है। केंद्र सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए का फंड तय कर दिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बताया गया है कि अगले 5 साल के लिए उसके पास कितना फंड रहेगा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। दहशतगर्द स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। उनकी नेशनल हाईवे पर IED ब्लास्ट करके वाहनों को निशाना बनाने की साजिश थी। हालांकि सुरक्षा बलों ने वक्त रहते इसे डिफ्यूज कर दिया। केंद्र सरकार ने अगले साल तक देश को एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक से मुक्त कराने की दिशा में अहम कदम उठाया है। प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए अगले साल 1 जुलाई से कप, प्लेट सहित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह आदेश 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। इसके अलावा 31 दिसंबर 2022 से केवल 120 माइक्रोन की मोटाई के कैरी बैग के इस्तेमाल की अनुमति होगी। ट्विटर ने हफ्ते भर बाद शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अकाउंट दोबारा बहाल कर दिया। उनके अलावा पार्टी और दूसरे नेताओं के अकाउंट भी अनलॉक किए गए हैं। इसके बाद कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से सत्यमेव जयते ट्वीट किया गया। पार्टी के सोशल मीडिया प्रभारी रोहन गुप्ता ने इसे देश की जनता की जीत करार दिया।
कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच पुणे के 75 गांवों में जीका वायरस का खतरा पैदा हो गया है। पंचायत ने गांव की महिलाओं को 4 महीने तक प्रेगनेंसी से दूर रहने की सलाह दी है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर उनकी काउंसलिंग कर रही है। साथ ही पुरुषों को फ्री में कॉन्डोम बांटे जा रहे हैं। भारी बारिश से उत्तर भारत के कई हिस्सों के हालात गंभीर हो गए हैं। पहाड़ों पर भूस्खलन की चुनौती खड़ी हो गई है तो मैदानी इलाकों में बाढ़ का कहर है। यूपी और बिहार में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दोनों राज्यों में नदी के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। सड़कें पानी में डूब गई हैं और घरों में पानी भर गया है। लोग पलायन को मजबूर हैं। केंद्र सरकार के वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत शनिवार को स्वच्छता सारथी संवाद का आयोजन किया गया। इसमें वेस्ट मैनेजमेंट के वैज्ञानिक तरीकों पर चर्चा हुई। यह कार्यक्रम स्वच्छता सारथी फेलोशिप का विस्तार है। बता दें कि 1999 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में इस मिशन की शुरुआत की थी। अफगानिस्तान अब धीरे धीरे पूरी तरह से तालिबान के कब्जे में जाता हुआ दिख रहा है। तालिबान से घिरे काबुल की आखिरी उम्मीद भी टूट गई है। अफगानिस्तान सरकार और सेना के सबसे मजबूत गढ़ मजार शरीफ को भी तालिबान ने गिरा दिया है। इसे सरकार के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। अब तालिबान कभी भी काबुल पर कब्जा कर सकता है। दूसरी तरफ सरकार ने जनरल समी सादात को काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं राष्ट्रपति अशरफ गनी पर अमेरिका लगातार इस्तीफा देने का दबाव बना रहा है। इस बीच तालिबान ने धमकी दी है कि अगर भारत ने अफगानिस्तान में मिलिट्री भेजी तो अच्छा नहीं होगा, जबकि भारत ने साफ किया है कि ताकत के बल पर बनी सरकार मान्य नहीं होगी। कैरेबियन देश हैती में 10 साल बाद एक बार फिर जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी ने शनिवार को बताया कि भूकंप की तीव्रता काफी तेज थी। इसके कारण 2 शहरों में कई इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 आंकी गई। वहीं अमेरिका के अलास्का में भी 6.9 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि यहाँ किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की जून तिमाही में कंपनी को 7,319 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जो पिछले साल की समान तिमाही में 25,460 करोड़ रुपए था। मार्च तिमाही में भी कंपनी को 7,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। हालांकि कंपनी फंड जुटाने के लिए संभावित निवेशकों के साथ बातचीत कर रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने करीब 3,000 निवेशकों को 1,000 करोड़ रुपए का चूना लगाने वाले 2 लोगों थॉमस डेनियल और रीनू मरियम को गिरफ्तार किया है। ये मैसर्स पॉपुलर फाइनेंस और अन्य ग्रुप कंपनियों के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा ईडी ने शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के खिलाफ 3,269 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक सीए को गिरफ्तार किया है। आखिरकार भगोड़े कारोबारी विजय माल्या का किंगफिशर हाउस बिक गया। इसे हैदराबाद के प्राइवेट डेवलपर सैटर्न रियल्टर्स ने 52 करोड़ रुपए में खरीदा। किंगफिशर हाउस को डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी डीआरटी ने बेचा। बिक्री भाव अपने रिजर्व प्राइस 135 करोड़ रुपए का लगभग 1/3 है। इससे पहले शेयर्स की नीलामी से कर्जदाता 7,250 करोड़ रुपए की वसूली कर चुके हैं। ई कॉमर्स मार्केट में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का एकाधिकार खत्म करने के लिए सरकार ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC डेवलप करने का प्लान बनाया है। सरकार के मुताबिक डिजिटल पेमेंट स्पेस में जो काम UPI का है वही ई कॉमर्स स्पेस में ONDC का होगा। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। भारत की पहली पारी 364 रन पर सिमटी थी। इसके जवाब में इंग्लिश टीम भी 391 पर ऑल आउट हो गई है। इस लिहाज से इंग्लैंड ने भारत पर 27 रन की बढ़त बना ली है। तीसरे दिन की आखिरी बॉल पर मोहम्मद शमी ने जेम्स एंडरसन को क्लीन बोल्ड किया। कप्तान जो रूट 180 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने 4, ईशांत शर्मा ने 3 और मोहम्मद शमी ने 2 विकेट झटके। कल मैच के दौरान एक अप्रिय घटना भी घटी। टीम इंडिया के ओपनर लोकेश राहुल बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे, तभी कई दर्शकों ने उनके ऊपर शैंपेन के कॉर्क फेंके। इसके अलावा मैच के दौरान एक दर्शक ग्राउंड में भी घुस आया। सुरक्षा कर्मियों ने उसे बाहर किया। इस पर कप्तान कोहली भड़क गए और राहुल से कहा कि ये कॉर्क जहां से आए हैं वहीं वापस फेंक दो।
कई दिनों की कयासबाजी के बाद अब यह साफ हो गया है कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2021 के फेज 2 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के ज्यादातर सितारे खेलेंगे। दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को इसकी इजाजत दे दी है। आईपीएल का फेज 2 यूएई में 17 सितंबर से खेला जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए इकलौता गोल्ड मेडल जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा पिछले 2 दिनों से बुखार से पीड़ित हैं। उनके शरीर का तापमान 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास चल रहा है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन शानदार था और पूरे देश को खिलाड़ियों पर फख्र है। कोविंद ने राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल की जलपान कार्यक्रम पर मेजबानी की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। आपके कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और हम इसके लिए आपके आभारी हैं। साथ ही रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन पर दिख रहे फॉलो बटन को प्रेस कर अच्छी खबर चैनल को फॉलो कर लें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर टैप कर दें। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। बॉलीवुड सिंगर सुनिधि चौहान ने कल अपना 38वां जन्मदिन मनाया। सुनिधि ने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक गाने गाए हैं। सुनिधि के पिता ने बचपन में ही उनका टैलेंट पहचान लिया था। महज 4 साल की उम्र में वो लोकल गैदरिंग और मंदिरों में गाने लगी थीं और 1996 में दूरदर्शन पर आने वाले म्यूजिक रियलिटी शो मेरी आवाज सुनो से उन्हें पॉपुलैरिटी मिली थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर और सैफ अली खान के दूसरे बेटे जहांगीर अली खान और जेह की पहली झलक शुक्रवार को उस समय सामने आई जब कपल रणधीर कपूर के घर के बाहर स्पॉट हुए। हालांकि फोटोज में बच्चा काफी डरा लग रहा था, जिससे लोग पेपरेजी पर भड़क गए और प्राइवेसी को रिस्पेक्ट देने की नसीहत दी। फिल्म हेरा फेरी के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने इस फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन पर आरोप लगाया है कि प्रियदर्शन ने हेरा फेरी का डायरेक्शन बहुत लापरवाही से किया था। फिल्म के 21 साल पूरे होने पर अब यह विवाद सामने आया है। हालांकि फिल्म एक बड़ी हिट थी। फिरोज ने आगे कहा कि वह अभी तक इस मुद्दे पर इसलिए खामोश थे क्योंकि फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था और वे प्रियदर्शन से अपने संबंध खराब नहीं करना चाहते थे। इससे पहले प्रियदर्शन ने कहा था कि इस आइकॉनिक फिल्म का सीक्वल नहीं बनना चाहिए था। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म फाइटर को लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही है। इस फिल्म में पहली बार ऋतिक और दीपिका की जोड़ी साथ नजर आने वाली है। यह फिल्म 26 जनवरी 2023 को रिलीज की जाएगी। और अब आज की रोचक खबर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आईपीएस अधिकारी रुपिन शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। कैप्शन है, स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा जांच। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बंदर रास्ते में जा रहे लोगों की तलाशी ले रहा है। वो एक शख्स की हर पॉकेट में झांक के देख रहा है और फिर उसका सारा सामान निकालकर बाहर चेक कर रहा है। उसके बाद बंदर एक महिला का पर्स लेता है और उसके भी सामान की तलाशी लेता है। बंदर को देखकर लग रहा है कि वो कितनी गंभीरता से अपना काम कर रहा है, जैसे सच में किसी ने उसे ड्यूटी पर लगाया हो। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या फिर सुभाष चंद्र बोस? सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि इनमें से कौन सा देश भारत के साथ ही यानी 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? ए पाकिस्तान, बी साउथ कोरिया या सी नेपाल? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फॉलो आवर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।